जॉर्ज सलीम साहब, मैं सर आपसे दरियाफ्त करना चाह रहा हूं कि सूरत-ए-हाल आपके सामने है। चाइना भी चाहता है कि खित्ते में अमन हो, कतर भी चाहता है खित्ते में अमन हो, लेकिन जो कतर एग्रीमेंट है उस पर कोई जो है उस पर अमल दरामद नहीं होता। कतर में जाते हैं, एग्रीमेंट होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान लाशें उठाता है। पाकिस्तान बार बार ये शिकायत करता है, शवाहिद फराम करता है, डोजियर देता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को रोका जाए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से, लेकिन नहीं रोका जा सकता। जी बिल्कुल, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है, पर ये कोई नई रवश नहीं है। ये देखें, तालिबान की जो पहली टर्म थी या पहली हुकूमत थी उनकी, जो जब अमेरिकन ने जिसको ओवरथ्रो किया था, वो भी यही कर रहे थे। उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप्स को सारे पनाह दी हुई थी, बल्कि वहीं से फिर आपने देखा कि 9/11 हुआ, फिर उसके बाद अमेरिका जो है नाराज हो के फिर जाहिर है इन्वेड किया अफगानिस्तान को। अभी भी जब ये इस बार भी जब ये पावर में आए हैं, उससे पहले बहुत सी कमिटमेंट्स किए थे, बहुत से वादे किए थे कि नहीं अब हम बदल गए हैं, ये तालिबान 2.0 जो है ये मुख्तलिफ हैं, और ये बहुत से अंदाजे लगाए गए थे जी। लेकिन हकीकत ये है कि कोई वो कुछ भी नहीं बदला। वही उसी तरह अफगानिस्तान में अभी भी बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, बहुत सारी दहशतगर्द तंजीमें जो हैं, वहां पे उनको पूरी स्पेस है, बल्कि सपोर्ट है, पूरी फ्रीडम है वहां से ऑपरेट करने की। और जितने भी वादे वो उन्होंने किए हैं उसे पाकिस्तान से नहीं किए, बायलैटरली, ये रीजनली भी किए, बेशक वो चाइना हो, रशिया हो, ईरान हो, इन सब मुल्कों से। अभी देखें, एक ट्रायलैटरल मीटिंग हुई थी चाइना में, जहां उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे ईरान के जो है, और वहां पे तो बहुत ही सीरियस किस्म की वादे भी किए गए और आगे के प्लान बनाए गए, बहुत सारे इक्तिसादी, और उसके बाद ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। असल में आपने जिस चीज की तरफ इशारा किया वो ठीक है कि देखिए उनकी एक वॉर इकॉनमी बन चुकी है बहुत अरसे से अफगानिस्तान में, और ये वॉर इकॉनमी जो सी है उसमें उनको सूट करता है कि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे जो है। और ये टेररिस्ट जो तंजीमें हैं, पहले भी देखें अलकायदा उनको उस वक्त भी जब पहले थे वो उनको बहुत ज्यादा फंडिंग करते थे। अभी भी ये जो है ना उनकी एक वॉर इकॉनमी चल रही है, ये दहशतगर्द तंजीमें जो है उनसे कई किस्म की उनको फंडिंग मिलती है, फिर वो उनको सपोर्ट करते हैं। अब हिंदुस्तान जिस तरह इसमें पड़ा है, तो हिंदुस्तान तो बहुत अरसे से ये हम सबको मालूम है कि वो हिंदुस्तान जो है वो फंडिंग भी करते हैं, वो इंटेलिजेंस सपोर्ट भी देते हैं, वो असलहे की सपोर्ट भी देते हैं इन सारी तंजीमों को। इसलिए आपने देखा कि वो हिंदुस्तान अब दोबारा से कितना नजदीक होना शुरू हो गया अफगानिस्तान के। तो ये अब इसमें जो है ना, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि इसकी कोई आसान, इसका कोई हल नहीं है, ना ही कोई ऐसी सिल्वर बुलेट जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में कि आप एक ही बार कोई ऐसी चीज कर लें। जिस तरह कुछ दिन पहले एक मैं इंटरव्यू में था, तो एक डिफेंस एनालिस्ट ने कहा कि जिस बार हम एक ही बार इसको खत्म कर लेंगे इस मसले को, जो है ना काइनेटिक ऑपरेशंस के जरिए, लेकिन मैंने कहा कि ये हो नहीं सकता। ये अनफॉर्चुनेटली जो है ना, ये फाइट और टॉक जो है पहले भी होता रहा है और ये आगे भी इसी तरह होगा अनफॉर्चुनेटली। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान उनके लिए कॉस्ट बढ़ाना शुरू कर देगा। ये जो दहशतगर्दी वो करवा रहे हैं उसका हम कॉस्ट बढ़ाते जाएंगे तो उससे फर्क पड़ेगा। क्योंकि देखिए हमारे पास जो लेवरेजेस हैं उसमें ये काइनेटिक ऑपरेशन जो है ये बहुत अहम एक लेवरेज है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी हैं। इक्तिसादी लेवरेज है, ट्रांजिट ट्रेड जो है पाकिस्तान उनको फराहम करता है, बल्कि उनके लिए पूरी दुनिया से जो ट्रेड करने का सबसे आसान रास्ता है वो पाकिस्तान से है। ईरान के थ्रू तो देखें वहां पे तो सैंक्शंस लगी हैं, बाकी जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं उनसे भी उस तरह की कोई राउट नहीं बनता जितना आसान और जितना इकोनॉमिकल राउट उनका पाकिस्तान से बनता है। तो इसके अलावा फिर देखें पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक क्लाउट है इस वक्त दुनिया में, देखिए पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है इस वक्त, और वहां पे जो इस वक्त कई ऐसी सैंक्शंस कमिटीज हैं जो तालिबान से भी मुतालिक है, पाकिस्तान उनको क्लियर कर रहा है इस वक्त। तो पाकिस्तान अगर चाहे तो वहां पे उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी कर सकता है। तो इसी तरह जो है रीजनल अगर अप्रोच की बात करें तो ये सारे मुल्क पाकिस्तान के साथ हैं, बेशक हम रशिया की बात करें पाकिस्तान के साथ हैं सर, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन वही बात के पैसा दें और काम करवा लें। खालिद साहब, जैसे कि इंडिया से भी कई आवाज़ें उठती हैं कि जी अफगान तालिबान को पैसा दे, कैश दे के हम जो मर्जी करवा लें, और अब वही इंडिया जो है वो कर रहा है, उन्हें फंड फराम कर रहा है, उन्हें असला फराम कर रहा है, उन्हें सपोर्ट फराम कर रहा है। तो पाकिस्तान ने तो हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया खालिद साहब, लेकिन आगे से हमें जो है वो बुलेट मिली, आगे से हमें जो है लाशें उठाना पड़ी सर। रोहित साहब बहुत शुक्रिया, और मैं आपके व्यूअर्स को अपनी एक इमोशनल कनेक्शन बताता चलूं कि जब मैं यंग ऑफिसर था 80s में, जी जी, तो
पहली ड्यूटी मेरी जो लगी थी वो पेशावर बेस पर लगी थी, एज अ फाइटर स्क्वाड में जो पोस्टिंग हुई थी। तो वहां पर उस वक्त ये जो महाजरीन थे, ये अफगानिस्तान से नए नए आए थे, हमारे इलाके में टेंटों में रहते थे। सोवियत यूनियन के फाइटर जहाज इन पर बमबारी करने आते थे, कोशिश करते थे, और हम एज अ फाइटर पायलट हमारा मेजर टास्क ये होता था कि इनको प्रोटेक्शन देना और सोवियत यूनियन के जहाजों को मार भगाना। ठीक है। और ये उस वक्त हम बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमने अपनी जमीन दी, हमने अपनी एयरफोर्स डेडिकेट की वेस्टर्न बॉर्डर पर, कि हम इनके बाद में हमारे बाकी जहाजों ने, हमने 9 सोवियत यूनियन के जहाज तबाह किए, एक हैरेसमेंट पैदा करने के लिए, एक डेटरेंस पैदा करने के लिए सोवियत जहाजों के लिए, कि अगर वो आप यहां आएंगे तो हम आपको ये हिट बैक करेंगे। तो हम तो इनकी ये प्रोटेक्शन, हम तो एयर प्रोटेक्शन देते रहे इनके कैंपों को। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये, हिस्टोरिकली 40 साल में आपने देखा, 45 सालों में अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है जो मिस्टर साहब भी कह रहे थे, क्योंकि उनके पास एक इकोनॉमी अपनी है नहीं, उनके पास अपनी इंडस्ट्री नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई एग्रीकल्चर नहीं है। उनके लिए ये बड़ा सूट करता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज रहो। तो सॉरी टू यूज पैशन कैरी है कि आप पैसे दें हमें ले जाए जहां के लेके जाना है। तो ये उस पर शायद उनकी थ्राइव करती है उनकी इकोनॉमी, और ये इनके लिए सोर्स है। जब आप पैसा लेने के लिए तैयार हो, फिर सेगमेंट दुनिया के आपके लिए आ जाते हैं पैसे लेकर। पहले बहुत सारे मिडिल ईस्ट मुल्कों ने इसको सपोर्ट किया था जब वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी हुकूमत के लिए अगेंस्ट सोवियत यूनियन, फिर अमेरिका। अभी हिंदुस्तान को अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मई के महीने में 2025 इसी साल वो कुछ नहीं कर सके हमारे खिलाफ ईस्टर्न बॉर्डर पर। तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत महंगा सौदा नहीं है, चंद बिलियन डॉलर देकर अगर हम वेस्टर्न साइड पर बैकयार्ड पे एक दरवाजा खोल देते हैं पाकिस्तान का एंग्जाइटी का, तो 2 प्रॉम पाकिस्तान को लड़ना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी जाहिर है इतनी काबिल फख्र नहीं है, तो हम जाहिर है चाहेंगे भी नहीं। तो मैं अभी भी ये चाहूंगा एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी कि ये हमारी प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं है, ये ऑब्लिगेशन थी जो हमने किया है। हमने एक प्राइस बता दी है इन मुजाहिदीन को और खास तौर पर तालिबान को कि अगर आप ये जारी रखेंगे इस तरह की, तो आपको एक प्राइस देनी पड़ेगी। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ मेरा ख्याल है हमें इसको सेटल करके आगे चलना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान ये सेलिब्रेट कर रहा है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन जो है वो मेरा दोस्त है। वो आपने देख लिया 8-9 दिन कट्टरपुर ने जो फॉरेन मिनिस्टर को कहा है। तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, लेकिन इसके आई थिंक वे फॉरवर्ड कोई पॉजिटिव निकालना चाहिए। लेकिन इसका हल क्या है सर? फिर वही ये तो चलता रहेगा, जैसे एम्बेसडर जॉर्ज सलीम साहब ने ये कहा कि एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहेगा। फिर यही है कि इंडिया तो उसकी सपोर्ट करता रहेगा, फिर ऐसे फंड फ्राहम करता रहेगा और वो आते रहेंगे, जैसे आज भी हमने 50 दहशतगर्द मारे हैं। जी बलोच साहब, आपने ठीक कहा। जब इतनी मैसिव फंडिंग होती है और एक ऐसा मुल्क जिसको चाहिए ही डॉलर चाहिए, तो वो तो किसी भी कीमत पर आपका काम कर देते हैं। लेकिन हमने समझदारी का मुजाहरा करना है कि हमारी एक, जैसे मैंने कहा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम मर्डरिंग पे और कत्लो गारत और दहशतगर्दी जितनी वो कर रहे हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज करें। लेकिन आप ये भी तो एग्री करेंगे कि सबसे ज्यादा जो जब से हमारी वेस्टर्न साइड पर टेंशन हुई है, सबसे ज्यादा खुशी हिंदुस्तान के स्ट्रैटेजिस्ट, पॉलिटिशियंस और मिलिट्री लीडर्स को है। उनको पता है कि जो काम हम नहीं कर सकते, हमने पैसे देके बाहर से दूसरे से करवा लिया है, तो आया हमने इसका हॉस्टेज बनना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बलोच साहब आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आप किसी डिक्लेयर्ड दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ते हैं और एक फॉर्मल जंग में जाते हैं या कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं, जैसा हमारा हिंदुस्तान के साथ अभी मई में हुआ है, तो एक डिक्लेयर्ड इंटेंशंस होती हैं, डिक्लेयर्ड कैपेबिलिटी होती है, और आमतौर पर डिक्लेयर्ड उसकी ड्यूरेशन हो जाती है या बाद में डिक्लेयर हो जाती है कि इतने दिन तक जंग हुई। उसके बाद लोग अपने अपने यूनिट में चले जाते हैं। जो गुरिल्ला वॉरफेयर होती है और ये जिससे कि टेररिज्म की वॉर होती है, इसके अंदर देखिए ना ड्यूरेशन डिसाइडेड होती है कि कितने साल चलेगी, ना चॉइस ऑफ वेपन्स आपका होता है कि आपने कैसे करेंगे क्योंकि दुश्मन ने आपके खिलाफ कौन सा इस्तेमाल कर रहा है, ना टाइमिंग आपकी मर्जी की होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेटिंग स्ट्रैटेजी दुश्मन की या टेररिस्ट की अपनी होती है। तो आया हमारी इकोनॉमी प्लस मिलिट्री इतनी पावरफुल है कि हम सस्टेन्ड कई सालों तक लड़ सकें, जबकि हिंदुस्तान ये चाहेगा कि हम यही करें और इसी में एंगेज रहें ताकि एम्ब्रॉयल रहें। और वो सो कॉल्ड जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस साहब कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करेंगे, तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए वो एनवायरमेंट चाहते हैं कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज स्ट्रेच हो जाएं दोनों तरफ, इकोनॉमी जाहिर है ड्रेन हो इनकी दोनों तरफ, और जाहिर है इसका हम भरपूर किसी वक्त भी फायदा उठा लें। तो मैं एज अ कूल माइंडेड स्ट्रैटेजी का स्टूडेंट होने के नाते ये अर्ज कर रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि हम डरपोक होकर करें। हमने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी है, एक हमने काबिलियत दिखाई है, दूसरा हमने अपना हौसला दिखाया है। हिंदुस्तान को मई में दिखाया था, इनको अक्टूबर में दिखा दिया है, तो उसके बाद हमें आगे चलना चाहिए।